जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जो 2018 में लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका प्रश्न पत्र किस तरीके से आया हुआ था, किस तरीके से उसमें प्रश्न पूछा गया था, उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ ऐसा जो प्रश्न आया हुआ है, उसी में से कुछ ऐसे टॉपिक्स को निकालेंगे जो कि अभी होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। थोड़ा-सा हिंट मिलेगा वहाँ से, क्योंकि कभी भी यदि एग्ज़ामिनर प्रश्न बनाता है, तो आप देखेंगे उसमें वो पहले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर वो भी देखता है, ताकि उसी से रिलेट होते हुए फिर अगला एग्ज़ाम के लिए प्रश्न तैयार किया जा सके। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे प्रश्न में कि पिछले साल जो पूछा गया है, सेम उसी तरीके से इस बार भी थोड़ा बहुत घुमा करके पूछ लिया गया है। तो ये सब इसी तरीके से होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको बीच-बीच में हिंट करूँगा कि और आप क्या-क्या अच्छे से स्पेशल तरीके से और पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा जिन लोगों ने पहले से ही अपना एक बार अच्छे से सिलेबस का तैयारी कर चुका है। देखिए, अगर आपने सिलेबस वगैरह नहीं देखा या फिर इस एग्ज़ाम के लिए आपने नोटिफ़िकेशन आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, मेरे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने पहले पढ़ाई कर लिया है, अच्छे से आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आपको मैं जो टॉपिक बताऊँगा उसको आप तैयार कर लेते हैं, तो और अच्छे से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोग इस पे और ज़्यादा फ़ोकस करें, लेकिन इससे पहले या फिर कभी भी अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसके एग्ज़ाम के लिए, आप एक बार ज़रूर बेसिक चीज़ों को पढ़ें, ठीक है? जो आपके सिलेबस में है, इस एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उस सिलेबस को एक बार बेसिक तरीके से ज़रूर पढ़ें। उसके बाद से इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन को देख कर के वहाँ से टॉपिक कैसे निकालना है। तो अभी मैं इसको बताऊँगा, इसके साथ-साथ आंसर भी बताऊँगा, लेकिन आंसर यहाँ पे मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, प्लस आप वहाँ से कुछ टॉपिक निकालें जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है? ताकि अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हो जाए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है, ठीक है? तो 2011 के अनुसार साक्षरता, तो इससे रिलेटेड ये यहाँ से एक प्रश्न बना है, ठीक है? तो यहाँ से आप देखेंगे कि लगभग ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, खास करके व्यापम के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जनगणना से प्रश्न बनता है। सबसे पहला टॉपिक, यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें तो बहुत अच्छी बात है। आप जो टॉपिक है उसको नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे पहला आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया जनगणना, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा देखिए यहाँ पे साक्षरता, ठीक है? तो हो सकता है अगली बार जन्म दर पूछ ले या साक्षरता से ही कुछ और चेंजेस करके पूछ ले। तो इस तरीके से जनगणना के अंतर्गत अब आने वाले जितने भी यहाँ पे अब टॉपिक्स रहेंगे, वो सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे। तो मैं एक लाइन में आपको बता दिया कि जनगणना जो है, ये आपका पहला मुख्य टॉपिक है रहेगा। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? इसके अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या, यहाँ मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें जो हैं उन सबको अब यहाँ पे तैयार करेंगे। प्लस कौन-सा स्टेट कितने लेवल पे है, सबसे सर्वाधिक और सबसे निम्नतम, ये जो टॉपिक जो रहेंगे उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे बिहार है, आगे देखते हैं। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टॉपिक मिल गया कि जितने भी इस्पात कारखाने हैं, ठीक है? अगर उनमें कोई विशेष चीज़ें हैं, यानी कि कुछ विशेष कारखाना जो यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ के या फिर नेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसी कारखाने हैं जो जिनमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, उनको आप थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप आप वहाँ पे, अगर वो कहीं पे भी आपको कुछ भी ऐसा यूनिक चीज़ दिखता है
उस टॉपिक से रिलेटेड उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस रखेंगे। इस बात ही नहीं, उसके अलावा और भी अभी यदि आपको करंट में कोई कारखाना किसी भी प्रकार का लौह से छोड़ करके, जैसे कोयला वगैरह हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बिजली उत्पादन से संबंधित, चाहे और इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण अभी टॉपिक जो हो, जो कि करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित हो, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब एग्जामिनर्स इसको एक बार पढ़ेगा ना, और दूसरी बार जब वो क्वेश्चन बनाने जाएगा, तो अगर करंट में कोई चीज़ चर्चित हो तो उसको उसके ऊपर उसका ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक आप नोट कर लीजिए, और इससे संबंधित जितने भी आपको टॉपिक मिलते हैं उन सबको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये भद्रावती होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं अब। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और टॉपिक मिल गया कि जितने भी ऊर्जा स्टेशन हैं, ठीक है, आणविक तो है ही है, उसके अलावा भी जितने ऊर्जा स्टेशन हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको कुछ ये यहाँ पे जो टॉपिक दिया है, जैसे कि ये रावत भाटा, ठीक है, ये कलपक्कम, ठीक है, जादूगुड़ा, नरोरा, तो अगर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नाम जो दिख रहा है, अगर इस नाम में भी कुछ खास बात है तो उससे संबंधित भी चीजें अगर वहां पे है तो आप उनको भी याद रखिए। देखिए ध्यान से समझिएगा ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बार अगर समझ जाएंगे कि प्रश्न को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना तैयारी भी कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप टॉपिक निकालेंगे। देखिए इसमें ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का आंसर यहाँ पे ये होगा जादूगोड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए यहाँ किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा के द्वारा पारित होना चाहिए। यहाँ पे आप जितने भी विधेयक हैं, ठीक है, सरकारी विधेयक, ठीक है, यह प्रस्ताव क्या होता है, ये सारी चीजें, प्राइवेट बिल क्या होता है, जितने भी विधेयक से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, विधानसभा के बारे में, विधानसभा, विधान परिषद, इतना जो टॉपिक आपको मैं यहाँ पे हिंट किया, उन टॉपिक को आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडीशंस वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ये अगर कंडीशंस आप इतना जो एक यहाँ पे मैं आपको बताया, विधेयक या प्रस्ताव या बहुमत या विधानसभा, अगर इतने टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो ये जितने भी आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये टॉपिक मिल गया है, नोट करते चलिए जो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इम्पोर्टेंस लगता है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि कम समय में अच्छे से तैयारी करने का एक ये बेहतर तरीका भी है, ठीक है। तो ये अब हमारा पॉलिटी के अंतर्गत है। तो पॉलिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देख लेंगे। इसमें जो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी रहेगा। 1 और 2, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप इनको पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर्स फिर विधेयक विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक पारित कराने की और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत सारी चीजें हो सकता है माइंड में और उस तरीके से अगला प्रश्न बना दे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुमत, ये जो यहाँ पे किसी भी बिल को पास करने के लिए या विधेयक को पास करने के लिए केवल एक ही बहुमत नहीं है, बहुमत में भी इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत है, हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे, आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है, ठीक है। देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, यदि एक विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए, ठीक है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी तरीके से बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि इस तरीके का टॉपिक हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो विधेयक है, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन कितने हैं, यदि आप
विधानसभा के बारे में जानते हैं, विधानसभा की शक्तियों के बारे में जानते हैं, या फिर विधान परिषद के बारे में जानते हैं, या विधान परिषद के शक्तियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। या फिर जो सभा है, सभा का प्रस्ताव क्या होता है, विघटन क्या होता है, जो बिल पास होते हैं वो पास होने की प्रक्रिया क्या है। अगर इन सभी चीज़ों को आप जानते हैं तो कोई भी कुछ भी कहानी बना ले, आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर कोई विधेयक आपको जो विधानसभा में पारित हो गया, तो विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, ठीक है। विधानसभा के ऊपर ये बेस्ड है, जो यहाँ पे जो बिल लाया गया है तो वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है, थोड़ा पढ़ लेना है, बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए इसका जो आंसर यहाँ पे होगा विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तुरंत आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा यदि आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। पॉलिटी हाँ, एक चीज़ और है देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक-एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैं अपने ही चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट है पॉलिटी का, पूरा सब चीज़ पढ़ाया हुआ हूँ एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत, कि यदि कोई विधेयक किस कंडीशन में फेल हो सकता है, किस कंडीशन में समाप्त हो सकता है, किस कंडीशन में समाप्त नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताया हूँ। हर चीज़ पूरा पॉलिटी कंप्लीट है, तो आप जा कर के वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो अब इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया है, देख रहे हैं। ये पॉलिटी के अंतर्गत आपको थोड़ा सा डीप तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि पॉलिटी है भी ऐसा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये प्रश्न आपको एक ही टॉपिक में मिलेंगे, वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक यहाँ पर है राष्ट्रपति की शक्तियां के अंतर्गत, ठीक है। या राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सत्र है, सत्र के अंतर्गत जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं उनसे प्रश्न यहाँ बन जाए, क्योंकि ये सत्र के अंतर्गत सत्र आहूत होना किसको कहते हैं, सभा भंग होना किसको कहते हैं, सत्रावसान क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, स्थगित स्थगित या स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, विस्ताव और सभा में आने वाले यहाँ पे आप देखे होंगे पक्ष विपक्ष के द्वारा विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट जो है ना वर्ड, ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको बीच में कंफ्यूज करती हैं। तो आप उनको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न में आपको जितने सारी चीजें दिख रहा है, ठीक है, आपको मैं जो जो बताया वो नोट करते चलिए, और इन सब को आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति महत्वपूर्ण रहेंगे, साथ ही साथ संसद के सत्र, सदन के सत्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा ये 1, 2, 3 रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति स्थगित नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के पास डायरेक्टली शक्ति है कि वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, लेकिन करे तो क्या करें, उसको पूरा ही समाप्त करें। जब अंत में जो सदन का जो सत्र समाप्त होता है उस समय आप उनको देखेंगे। स्थगित होना का मतलब यहाँ पे ये है कि अनिश्चित काल के लिए, थोड़ा देरी के लिए बंद होना, वो फिर से कभी भी चालू हो सकता है, ठीक है। तो ये सभापति या अध्यक्ष के पास ये जो शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे आप एक बार तो अच्छे समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पे,
अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 12 से प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब भारत का मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत 12 से ही यहाँ पे चालू हो जाता है। तो जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है वो किस पे लागू होगा, उसकी परिभाषा तय होती है सबसे पहले यहाँ पे। तो अनुच्छेद 12 में वो बातें की गई हैं। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 से लेकर के पूरा मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से तो प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया गया है, लेकिन अगली बार मूल अधिकार से भी प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें आप देखेंगे कि इन सभी को छोड़ करके, ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 30A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है। देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग चीजों को पूछा गया है। बीच में आप देखेंगे कि पूरा मूल अधिकार को छोड़ दिया गया है, और ये क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत एक विवादित अनुच्छेद है। ठीक है, जिसका प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है। तो कुछ विशेष चीजें आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पहले ये मूल अधिकार के अंतर्गत था, ठीक है, लेकिन विवाद के कारण से इसको हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप 300A में जो निम्नलिखित प्रावधानी था, क्या प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसी को फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, उसी को पढ़ेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ से वही दिख रहा है मुझे कि आपको आने वाले समय में मूल अधिकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई। यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल गया, राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है ना, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का चुनाव किस तरीके से होता है, राज्यपाल के पास ये जो शक्तियां हैं वो क्या क्या होती है, प्लस राज्यपाल के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां के अंतर्गत है। लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि जब राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया जाता है तब उस कंडीशन में राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। ठीक है, अगर राज्य की सरकारें बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती उस स्थान में, उस समय राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी विवादित और बहुत ज्यादा चर्चित था। ठीक है, ये टॉपिक तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल को क्या शक्तियां नहीं दी गई है, तो मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। बाकी सारी शक्तियां हैं कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी रख सकते हैं विधेयक को, मंत्रिपरिषद को भंग करने का भी इनके पास रहता है। चलिए आगे देखते हैं। सारी चीजें राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ होता है तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। 10वां, वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है। चलिए यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल गया। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ मिटा देता हूँ पहले इसको। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक मिल गया। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे अर्थव्यवस्था से संबंधित और कितने सारे यहाँ पे इस तरीके की बातें जो हैं, देखिए अर्थव्यवस्था में जब हमारे भारत का जो स्थान है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक हो गया कि रिपोर्ट, आर्थिक रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट जितने हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, वहां से आपको प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए 2017 है तो इसी तरीके से अभी 2022 के अंतर्गत जो भी अभी जो रिपोर्ट्स वगैरह आए होंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे आंसर है तृतीय डी। भारत में वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ठीक है, अभी आपको 2023 का भी रिपोर्ट आया होगा, अनुमानित प्लस वास्तविक। तो आर्थिक वृद्धि दर क्या है, आर्थिक वृद्धि दर की अभी स्थिति क्या है, उसको ध्यान रखेंगे। स्थिर कीमतों पर बहुत सारे ऐसे जीडीपी वगैरह, ये सारी चीज़ों को यहाँ आपके लिए एक टॉपिक निकल गया है कि आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 2017-18 के अनुसार था। हो सकता है अभी 23-24 के अनुसार अनुमानित हो या 22-23 के अनुसार अनुमानित हो, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आंसर है यहाँ पे 7.7%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर, देखिए यहाँ पे फिर से विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। तो यहाँ से आपको फिर से यही टॉपिक मिला ना, है ना? तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ से पूछ लिया गया है। इससे पहले साक्षरता दर भी देखिए आप। तो इस तरीके का जो रिपोर्ट है, अनुमानित चीजें भी हैं और वास्तविक भी हैं। तो इन दोनों को, ठीक है, वास्तविक कितना आया है और अनुमान कितना लगाया गया था, तो इससे संबंधित जो रिपोर्ट आए हैं अभी, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, उसको अच्छे से आप यहाँ पढ़ लेंगे। ये आपको यहाँ पे टॉपिक मिल गया आपको एक और। ठीक है, चलिए इसके अब इससे भी और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान देख लीजिए। फिर से यहाँ पे आर्थिक जो सर्वेक्षण है वहां से ही आपको प्रश्न एक मिल गया, रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न एक और मिल गया। तो यहाँ पे आपको फिर से एक टॉपिक बन गया है कि अभी का जो हमारा ये यहाँ पे तो ये कृषि छूट गया। ठीक है, सेवा क्षेत्र में है कृषि और उद्योग। ठीक है, उद्योग जो है, उद्योग के बारे में अभी ध्यान रखेंगे। सेवा क्षेत्र से तो पूछ लिया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अब कृषि या उद्योग से प्रश्न बने। तो आपका ये टॉपिक रहेगा कि जो कृषि और उद्योग है, इनमें अब क्या क्या कितने योगदान है परसेंट के हिसाब से। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 13 नंबर ऑप्शन ए है। देखिए 14 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई? टॉपिक आपके लिए यहाँ पे हो गया कि जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं आ रही हैं, ठीक है ना, योजना योजना किस तरीके से, बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं ऐसे आप देखेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे जो कि कुछ ज़्यादा चर्चित हो। ठीक है, और साथ ही साथ चर्चित होने के साथ ही थोड़ा बेसिक लेवल पे हो। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देख रहे थे आप, कितना ज़्यादा ये चर्चा में था। प्लस ये ऐसा चीज़ था कि हर जगह घर में रोशनी रोशनी, इस तरीके का कुछ ज़्यादा इसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इस तरीके की जो योजनाएं रहेंगी जो कि ज़मीनी लेवल पे आपको दिखेंगी, उन सभी चीज़ों को याद रखना है आपको। ये टॉपिक है, इससे आपको ये टॉपिक मिलता है, आप तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये आपका 2016, मई 2016 में 16 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 15 में, भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत, ठीक है, सौभाग्य योजना, प्रश्न का कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रश्न के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्या होंगे, मैं उस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ फिर से एक योजना मिल गया, तो यहाँ आपको फिर से क्या टॉपिक मिला, योजना। ठीक है, महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको आपको ध्यान रखना है, उसको आपको पढ़ना ही है। ठीक है, सेलेक्टेड योजनाएं जो निकाली गई हैं अभी, नए नए जो योजनाएं हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका 78% हो गया है, आंसर है सी। 16 देखते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस तरीके का वर्ल्ड के लेवल पे बहुत सारे संगठन हैं, खास करके पर्यावरण से संबंधित संगठन, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं करेंगे, लेकिन एक दो जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित होंगे उनको याद कर लेंगे, यहाँ से आपको ये टॉपिक मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है। तो उस समय के स्थिति के अनुसार यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ से जो मेन टॉपिक निकलता है, जितने भी वैश्विक संगठन है जो कि थोड़ा चर्चित हैं और इनके सूचकांक क्या 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 हैं, और साथ ही साथ अभी अगर कोई नया सूचकांक है जिसमें भारत का स्थान बहुत खराब या बहुत अच्छा है, उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए फटाफट मैं आपको आंसर बता के निकल सकता हूँ। आप एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलता कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए और बेहतर काम करूं, बेहतर और अच्छे से काम करूं, ठीक है। साथ ही साथ आप भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बनता है, और आपको अगर सही तरीके से मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये जो जानकारी मैं अभी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन से रिलेटेड वो हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी करने का। देखिए प्रश्न यहाँ पे 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या टॉपिक मिलता है, चालक, सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। चांदी, लोहा, सोना, लिथियम, इनके बारे में हल्का फुल्का याद रखेंगे, इनकी विशेषताएं याद रखेंगे, कहाँ मिलती हैं, ठीक है, इनके गुण धर्म थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, है ना। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु लौह, ये सुमेलित नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। देखिए वाष्पन क्या होता है, ऊर्ध्वतापन क्या होता है, हिमन, गलन, संघनन, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कभी अपने आप को एग्जामिनर्स की जगह पे रख करके देखना, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बुक हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, मैं क्या प्रश्न बनाऊं। और प्रश्न बनाऊं तो ऐसा बनाऊं कि ये जो एग्जाम है उस एग्जाम के लेवल का भी हो। प्रश्न बहुत सारे हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट करके डाल सकते हो, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। आपको एग्जाम को ध्यान में रखना है कि एग्जाम का लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर्स हमेशा प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर्स को सामने यहाँ पे देखिए कि वाष्पन एक नया प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो वो इस पे सोचेगा, विचार करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऊर्ध्वपातन, हिमन, गलन, संघनन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, द्रव की विशेषताएं, गैस, ठीक है। और ठोस क्या होता है, ठोस के और गुण धर्म क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको याद रखते हैं आप, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा है जो कि आपको छूटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ये है। ये 19 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। तो अवरक्त किरणें क्या होती हैं, बैगनी किरणें क्या होती है, रेडियो तरंग क्या होती है, सूक्ष्म तरंग क्या होती है, माइक्रोवेव। तो इन सभी के बारे में आपको टॉपिक मिल गया, आप इनको पढ़िए, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको और भी टॉपिक मिलता है जब पढ़ते समय, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करना, इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका सही आंसर है बी है। ये मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, ये प्रश्न नॉर्मल है, तो हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप ये बहुत ही अलग तरीके से प्रश्न बना है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न बना हुआ है। आप ऐसे अगर कोई प्रश्न हो जो कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लगे, तो उस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि रासायनिक यौगिक के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूरिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, इनके बारे में यदि आपको कोई जानकारी अच्छे से लेना है, टॉपिक है ये आपका, तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हो सकता है कि आपको एक प्रश्न बन जाए ये जो टॉपिक है इनसे। ठीक है, अगर इनसे कभी भी एक दो जो टॉपिक है वो विशेष है तो याद कीजिएगा। ठीक है, विशेष चीजें जो है थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं प्रश्न बनाते समय, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्सलेट देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए। नॉर्मली आप इस तरीके के प्रश्न या टॉपिक पर आप ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन प्रश्न बन गया है ना। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप पढ़े होंगे, ऐसा कुछ पढ़ते होंगे, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर सी होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल गया उपनिषद। ठीक है, उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या खास बातें हैं, उपनिषद के विशेषताएं और कौन कौन सी हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बृहदारण्यक, छंदोग्ध, ठीक है, ईसकेन, ये मुंड, ये ऐतरेयक, ठीक है, तैत्तिरीय। तो आपको जो थोड़ा बहुत आसान लगे, कम से कम उसको जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे सही आंसर है ये ऑप्शन ए है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये भी सूची मेल मिलाप वाला है। यहाँ से आपको देखिए क्या प्रश्न, यहाँ पे क्या टॉपिक बनेगा। रामानुजाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद क्या होता है, ठीक है, माधवाचार्य, ठीक है, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सभी व्यक्तित्व के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक है आपके पास अच्छे से याद करने का। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये जैसे ये वैशिष्टि द्वैतवाद, और यहाँ पे द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, जितना ज्यादा आपके लिए जितना इजी अगर हो तो आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसका टॉपिक यहाँ से मिल गया आपको प्रश्न का। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये जो है बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली यक्षिणियों कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों, अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया है। ठीक है, ये इससे कोई प्रश्न को आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक क्या मिल रहा है पढ़ने के लिए, गांधार शैली, जितनी शैलियां हैं, गांधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली, ये शैली सब क्या होती हैं, इनसे जो जिस तरीके से शैलियों से इनके शैलियों से इमारत बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं, उनमें क्या खासियत है। ठीक है, शैलियों की विशेषताएं क्या क्या है, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक है।
चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे आप इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये मथुरा शैली जो है इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होता है? तो हम लोग जब मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे, आपको मेरे चैनल पे इसका भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं, जितनी खास बातें हैं तो उन सारी चीज़ों में आपको ये दिख जाएगा। ये प्रश्न का आप आंसर दे देंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। ये जहांगीर के बारे में आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चित्रकला वगैरह से, चित्रकला का प्रेमी होता है। तो इससे संबंधित जो आपके पास टॉपिक होंगे उनको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। खास बातें देखेंगे, बहुत ज़्यादा इनके बीच में युद्ध और ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। जो जो खास बातें होंगे, इम्पोर्टेंट बातें होंगे, इन सब के बारे में, मुगल काल के बारे में, उन्हीं को देखेंगे। देखिए 26 प्रश्न। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की? तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। अगर यहाँ पे आपका अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका क्या टॉपिक है? यहाँ पे आपके लिए टॉपिक है कुछ खास जो लेख हैं, पुस्तक हैं, पौराणिक पुस्तक हैं, उन सभी चर्चित पुस्तकों को किसने लिखा, कौन से पुस्तक हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर यहाँ पे डी है। आगे देखते हैं। जालंधर के बायजिंद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? तो यहाँ पे आप देखेंगे भक्ति आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। कुछ खास बातें जो रहेंगी उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं जो ये इसका सही आंसर यहाँ पे रोशनिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ खास टॉपिक अभी नहीं मिला है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए 28वां प्रश्न यहाँ पे 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित आपको एक हिंट मिल गया। पुरस्कार से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे फास्ट बढ़ते हैं। आपको मैं मेन चीज, मेरा उद्देश्य था कि जब आप टॉपिक पढ़ें, प्रश्न पढ़ें या किसी बुक को पढ़ें तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड आप वहाँ पे प्रश्न जो टॉपिक है वो पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य से मैं ये आपका पूरा ये काम कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, ये इसका सही आंसर देखिए ये सी है, दोनों है, ठीक है। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला यहाँ पे संस्करण कहाँ होगा? तो मैं आपको पहले ही बताया था, जितना भी सम्मेलन वगैरह ये सारी चीजें जो है इनको भी थोड़ा सा करंट में जो चीजें हैं ये सब करंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स अभी का जो करंट है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखेंगे। ये इसका ऑप्शन है जर्मनी ए। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे सम्मेलन वगैरह हैं, ठीक है। सम्मेलन है, खेल से संबंधित जो पुरस्कार वगैरह हैं वो पुरस्कार को जो ज्यादा चर्चित हो, जो ज्यादा खास हो, उसको आप थोड़ा सा अलग सा नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हबल क्या है? हबल क्या है? ये भी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि करंट है, क्योंकि करंट में अगर कोई चीज चर्चित होता है तो उसको उसके बैकग्राउंड से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हबल एक दूरबीन है, इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, देखिएगा। देखिए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो इस तरीके से करंट का प्रश्न बन रहा है। तो करंट करंट जब भी आप पढ़ेंगे तो अगर इस तरीके का कहीं भी प्रश्न दिखता है तो आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने नोट्स में शामिल करना है, ठीक है। इसका सही आंसर यहाँ पे सी है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो इस तरीके का प्रश्न जो है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरीके का प्रश्न इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कई बार ये इस तरीके का प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए इसका सही आंसर बी है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने को दिख गया कि खेल से संबंधित जो
चीजें हैं उसको ध्यान रखना है करंट में। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, इस तरीके का कोई भी सम्मेलन होता है, ठीक है, यदि खेल से संबंधित कोई इस तरीके की बातें होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न ये कुछ ज्यादा ही खास चर्चित हो गया था कब, 2018 में। तो इसी तरीके का प्रश्न अभी आपको 2022-23 के अंतर्गत दिखेंगे, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में उसको जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉपिक देखिए, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी के समय का जो स्थिति देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो ये सॉरी क्लोरो फ्लो अच्छा वही है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या क्या ऐसी जो परेशानियां हैं वो होती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन परत को ध्यान रखेंगे, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए, ठीक है। और रक्त किरणें क्या होती हैं, अम्ल वर्षा क्या होती हैं, अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या प्रभाव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, इसको इससे रिलेटेड टॉपिक आप जरूर नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे उसको। चलिए इसका सही आंसर यहाँ पे सी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 35वां प्रश्न, देखिए वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटनाक्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रेटोफियर, ठीक है, ट्रोपोफियर, मेसोफियर, थर्मोस्फियर, ये जो आपको इंग्लिश में जो दिख रहे हैं वो सब हिंदी में है, आपको आसान दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका नोट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, ये बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा एक जैवक्षयी है। बहुलक क्या होते हैं, यहाँ से आपका एक टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ये टेरिलिन, ये पीवीसी, तो ये कुछ कुछ जो चीजें हैं ना, इनको भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये थोड़ा चर्चे में रहते हैं आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका सही आंसर सी है। 37 देखते हैं, 37 प्रश्न, मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश, तो फ्लाई एश क्या होता है, ठीक है, फ्लाई एश उत्पन्न करता है कौन, इसमें से जो है फ्लाई एश का अधिक उत्पन्न करता है, फ्लाई एश अधिक उत्पन्न करता है। तो आपका यहाँ पे एक टॉपिक हो गया फ्लाई एश क्या होता है, ठीक है, फ्लाई एश कहाँ कहाँ से निकलते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से संबंधित ये फ्लाई एश ज्यादा निकलता है। ये 37, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, ये मैं पहले भी शायद आपको अभी बताया हूँ, इधर प्रश्न आया हुआ था, तो अम्ल वर्षा, ठीक है। तो इसका पीएच का परास होता है, यहाँ से प्रश्न बन गया है ना। तो इस तरीके से टॉपिक के अंतर्गत जितना उसके आसपास की चीजें हैं पढ़ने के लायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लो आप, उसका नोट्स भी बना लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया अम्ल वर्षा, इसका ऑप्शन है ए। केवल 50 प्रश्न देखेंगे, फिर अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इतना ही देखेंगे, चलिए इसको खत्म करते हैं। संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया, ठीक है। तो जैव विविधता से संबंधित, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क हैं, अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका सही आंसर सी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक
अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी भी इतिहास में देखेंगे जो जो फेमस यहाँ पे व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी घटनाएं जो जो बहुत ज़्यादा फेमस है उन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी के समय में महिलाओं से संबंधित कोई भी ऐसी इतिहास में खास बातें हैं या फिर करंट, ठीक है, करंट से कोई भी ऐसी खास बातें जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा महिलाओं से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर से प्रश्न बनता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ेंगे तो आपको महिलाएं अगर किसी भी स्टोरी में किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पे योगदान है तो याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर यहाँ पे डी है, काकतीय, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये राजपूत लोग हैं और यहाँ पे उसके सहायता मतलब एक तरीके से इन दोनों को कूटबद्ध करना है, ठीक है। इनके राज्य क्या क्या है और किससे संबंधित है इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है कि ये सब जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो है ना ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से हिस्ट्री पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पे ए है। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के ये बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आता है कि आप कभी भी कोई भी ऐसे विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह, ये सब थोड़ा क्या फेमस है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आपको लगता है, आपको अगर दिखता है टॉपिक, तो आप जरूर उसको हाईलाइट करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना। बहुत ज्यादा अभी इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पे सी है। देखिए 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो आधुनिक भारत के अंतर्गत ये प्रश्न बना हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का जितने भी सम्मेलन हुआ है हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के अंतर्गत, ठीक है, खास करके आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप अबुल कलाम आजाद बी। और 6 प्रश्न मात्र देखेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया मेरे हिसाब से, फिर भी धैर्य बना करके रखिए। बहुत ज्यादा आप ही के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल गया। जितने भी जब अंतरिम सरकार थी 1946-47 के अंतर्गत आधुनिक भारत में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अंतरिम सरकार थे, देखेंगे कि व्यक्तित्व थे और विभाग, ठीक है, सभी को एक एक विभाग बांटा गया था, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं आपको याद रखना है। हो सकता है इस जगह पे अब दूसरे व्यक्तित्व का नाम यहाँ पे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये गृह थे वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय इनको मिला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी है? दर्रा, ठीक है, जितने भी खास दर्रा हैं, अभी चर्चित दर्रा हैं, उन सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए माना, ठीक है, माना पास या माना दर्रा, दर्रा, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दर्रा, दर्रा से रिलेटेड आप जो भी चीजें आप याद रखें। नदियों का उद्गम, देखिए अच्छा यहीं पे दिखिए आपको, नदी और उनके उद्गम स्थल याद रखना है। खास करके यदि अभी कुछ 1-2 सालों में अगर कोई विवादित नदी हो, उसके उसका
शुरुआत उद्गम से लेकर के कहाँ तक अंत हो रहा है सब याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका सही आंसर यहाँ पे डी है। आगे बढ़ते हैं। 40वां भी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य बिंदु है। यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो इस तरीके का कोई नीति वगैरह बना हुआ है तो आप उसको भी ध्यान रखें। इसमें सभी है, देखिए शिशु मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं विवाह का पंजीकरण, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना। तो ये एकदम पॉजिटिव बातें हैं, आप इसको सही मान सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जनसंख्या नीति के अंतर्गत थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बस ये 2 प्रश्न लास्ट है, 50 प्रश्न तक देखेंगे। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी अभ्यारण्य है, यदि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, खास खास चीजें है ना, अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, तो इन सभी चीजों को आप जो जो खास चीजें हैं उनको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इसका सही आंसर ए है। 50वां प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से अगला जो है अगले वीडियो में बाकी जो प्रश्न बचे उनको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि मैं तुरंत अगले दिन जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करूंगा, आपको तुरंत मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 50वां प्रश्न देखिए, साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। लेखक और उनके लेखन शैली या रचनाएं, है ना। मैं आपको बताया था इससे पहले, वही चीज यहाँ पे फिर से एक बार है, ध्यान रखिएगा। बंशीधर पांडे, प्यारेलाल गुप्त, ठीक है, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इनको मेल मिलाप करना है, कौन किसने क्या लिखा है, ठीक है, किन की क्या रचनाएं हैं। तो इस तरीके का टॉपिक है आपके लिए, इसको भी आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे बी है। तो इस तरीके से आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ये हेल्पफुल लगा, आपको थोड़ा बहुत इससे सीखने को मिला, समझने को मिला कि प्रश्न को किस तरीके से देखना है हमारे को, ठीक है। आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए काम कर सकूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है तुरंत मिले और आप अच्छे से तैयारी अपना जारी रख सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।